हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोग हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा टॉपिक है और ये आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सपोज करो कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में लिखने के लिए मेंस में, तो इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक रिलैक्सेशन पॉलिसी था। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके बारे में बैकग्राउंड पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके मीनिंग को जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर करता है एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के हैसियत से। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका जो इंटेंशन होता है, जो इनडायरेक्ट रूल से चेंज होकर के डायरेक्ट रूल, फिर उसके बाद 1848 से पॉलिसी ऑफ एनेक्सिएशन को ये अपनाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसी में यह एक पॉलिसी था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के हैसियत से एंटर करता है। ठीक है, तो सर हम लोग यह जान लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो इंट्रोड्यूस जो किया गया था मेनली आपको 1802 से यह स्टार्ट हो चुका था। तो यह 1802 ईस्वी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा यह इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है आपको हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में 1773 में यह आता है पोजीशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू का जो भी आपका जो प्रोग्रेस है वो आपको किसको भेजता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भेजता था। उसी टाइम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो साम्राज्य फैलाने का जो एक तरह से स्टार्ट हो चुका था 1802 ईस्वी से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि मेनली यूज किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से, लेकिन इसका जो इस्तेमाल जो है 1802 ईस्वी से स्टार्ट हो चुका था। अगर क्वेश्चन है कि कौन इंट्रोड्यूस किया है, अगर ऑप्शन में दिया हो लॉर्ड डलहौजी तो आप लॉर्ड डलहौजी ही लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जरूरी जान लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो सर लॉर्ड डलहौजी का नाम जो फुल नेम था, उनका फुल नेम था जेम्स एंड्रू ब्रून रैमजे। क्या नाम था? जेम्स एंड्रू ब्रून रैमजे। ठीक है, और ये भारत में 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे थे। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे यहाँ पे विराजमान थे इंडिया में। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा जो मेनली ये डिवाइस जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है काफ़ी ज़्यादा यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे कि लॉर्ड डलहौजी कौन थे, एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ले लिए हम लोग। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं हड़प नीति, यह था क्या बेसिकली? तो सर ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी था। ठीक है, एनेक्सेशन पॉलिसी मतलब एक अपना साम्राज्य बढ़ाने का तरीका, एक टूल था। किसके द्वारा था सर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यह ऑब्जर्व करता है कि जो बंगाल का जो एरिया है वहाँ से ट्रेड हम लोग कितना करते हैं, ऑलमोस्ट 60% ट्रेड जो है वो बंगाल से होता है। ठीक है, तो इसी बीच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह महसूस होता है कि इंडिया जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ में तो ये रूल कर ही रहा था, साथ ही साथ इसका जो चाहत है वो साउथ में भी अपना जो साम्राज्य है बढ़ाने का इच्छा होने लग गया। उसी के दौरान यह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है
टूल जो है काफ़ी ज़्यादा यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो होता है 1803 में जयंतिया को इसको अंदर लाया जाता है। इसके तहत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके ऊपर कंट्रोल लेता है। फिर 1813 में हम लोग देखते हैं कि गुलेर नाम की जो जो प्रिंसली स्टेट था, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के तहत यह कंट्रोल में लेता है। ठीक है, तो सर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स होता क्या है? इस जो टूल है, ये जो एक्ट है, ये जो पॉलिसी है, इसमें था क्या? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह बोलती थी कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं, ठीक है, उसका अगर कोई उत्तराधिकारी ना हो, उत्तराधिकारी मतलब हेयर ना हो, तो उस केस में क्या होता था कि आपका जो एडॉप्ट जो किया करते थे, जो नेचुरल मतलब कि हेयर अडॉप्ट करके अपना जो साम्राज्य ये लोग राजा लोग इसको सौंपते थे, वो इस पॉलिसी के तहत खारिज कर दिया गया और कहा गया कि जिस भी प्रिंसली स्टेट के अगर नेचुरल हेयर या बायोलॉजिकल हेयर अगर नहीं होंगे, मतलब कि उत्तराधिकारी नहीं होंगे, तो उसमें क्या होता था कि वो एरिया, वह स्टेट सीधे सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता था। बस सिंपल सा यही था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि इंग्लिश में लिखते हैं कि इफ़ द प्रिंस ऑफ अ प्रिंसली स्टेट पास्ट अवे, मतलब कि अगर वो लोग गुजर गए, डेथ हो गया उनका, विदाउट ए नेचुरल और बायोलॉजिकल मेल सक्सेसर। ठीक है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है कि यह मेल सक्सेसर होता था। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इससे क्या पता चलता है कि जो सोसाइटी था उस समय पैट्री आर्कल था। ठीक है, मैट्री आर्कल नहीं था, मतलब मेल डोमिनेट था। ठीक है, अगर मेल सक्सेसर अगर ना हो तो उस केस में क्या होता था कि किंगडम जो है वो सीधे सीधे किसके अंडर आ जाता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। ठीक है, तो ये तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, लेकिन पहले से जो रिचुअल चला आ रहा था, एक तरह का रिचुअल प्रोसीजर था। क्या था सर? रिचुअल प्रोसीजर। रिचुअल प्रोसीजर ये था कि सपोज करो कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट के राजा का अगर देहांत हो जाता है, उस समय अगर कोई नेचुरल और बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी हेयर अगर ना हो उसका, तो क्या होता था? एक तरह का एक समझ लो कि एक ग्रुप बनाया जाता था। इस ग्रुप में क्या होते थे? सेम ग्रुप के कैंडिडेट्स को लाया जाता था। ठीक है, अब इन्हीं ग्रुप में से, ठीक है, इन्हीं ग्रुप में से कोई एक कैंडिडेट को चूज किया जाता था। चूज करके उसी को उत्तराधिकारी के रूप में ये आप लोग माना जाता था। ठीक है, यही हमारा हो जाता था नेचुरल हेयर। ठीक है, पहले ये रिचुअल प्रोसीजर चल रहा था, जिसके उत्तराधिकारी नहीं होते थे तो उसमें ये ग्रुप बनाया जाता था, उसमें कैंडिडेट को लाया जाता था और चूज किया जाता था, और उसी कैंडिडेट में से एक नेचुरल हेयर को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करती है। क्यों खत्म करती है? अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। ठीक है सर, और इसी ग्रुप को जो है हम लोग क्या बोलते थे? भयास। भयास अगर वन लाइनर में आ जाए कि भयास किससे रिलेटेड है, तो यह आप लोग याद रखिएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इफ द प्रिंस ऑफ princely state passed away without a natural heir or biological heir, और ये जो उत्तराधिकारी क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। ठीक है, मेल। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स सेड दैट दैट किंगडम और इसके प्रिंसली स्टेट वुड बी पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है।
नेक्स्ट फीचर हमारा यह है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जो कि हम लोग देखते हैं कि क्या है, एनेक्सेशन पॉलिसी। शुरू में हम लोग क्या देखें कि बंगाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड, जो कि 60% ट्रेड बंगाल से हो रहा होता है, ठीक है। साथ ही साथ ब्रिटिश यह देखता है कि साउथ के तरफ, मतलब कि जो मराठा पंजाब एरिया जो है, वहाँ का भी एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। अगर फर्टाइल है तो वहाँ का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, काफ़ी ज़्यादा है। अब प्रोडक्टिविटी है तो वहाँ से टैक्स लेना, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से मंशा उसकी हो जाती है, ठीक है। अब टैक्स बढ़ाने के लिए, उस एरिया को अंडर कंट्रोल में लाने के लिए, आपको वहाँ पे पंजाब में क्या किया जाता है, पंजाब में डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के तहत, ठीक है, पंजाब को ये लोग एनेक्स करते हैं, ठीक है। पंजाब भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के तहत आप लोग उसके कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया अभी तक बैकग्राउंड, पॉलिसी होता, पॉलिसी क्या है वो, फिर हम लोग देखा इसका फीचर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या था, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस था कि जो लोकल प्रिंसली स्टेट हैं, प्रिंसली स्टेट्स रूलर, अब उन लोगों से क्या छीन लिया गया, खुद जो साम्राज्य पे वो जो राज कर रहे थे वही उनसे छीन लिया गया, ठीक है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अनहैप्पी थे, उनसे अनहैप्पी थे, ठीक है। किन से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। जो उनका जो रिचुअल जो चला आ रहा था काफ़ी सालों से, वो उन लोगों के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि 1857 में ये आपका जा कर के वन ऑफ द इमीडिएट कॉजेज बनता है, जैसे कि 1853 में झांसी इसके तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के तहत जब कंट्रोल में आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो 1857 में वन ऑफ द इमीडिएट कॉज बनता है, इमीडिएट कॉज फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ठीक है सर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में इतना ही था, काफ़ी छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ये आपको मेन सेंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ठीक है। ये एक ब्रिटिश पॉलिसी करके क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसी जो है कि सब्सिडी अलायंस है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, कैसे आपको ये हेल्प करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, ठीक है। तो उसमें आप लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा हो आपको, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन